महविश का शोहर 1 साल हुए वफात पा चुका था। वो शहर में कुछ सामान लेने गया था जब उसका एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में उसने अपनी जान की बाजी हार दी। ये औरत बहुत ज्यादा गमज़दा थी। उसका कोई अपना नहीं था जिसे ये अपने दिल का हाल सुना सकती। जब रात को उसका बेटा हमाद सो जाता तो अपने दुख को हल्का करने के लिए डायरी लिखा करती। आज हम आपसे उसकी डायरी में लिखा उसके दिल का हाल आपके सामने बयान करने जा रहे हैं। वो लिखती है कि मैं नहीं जानती कि डायरी कैसे लिखते हैं। तुम्हारे होते हुए कभी डायरी लिखने का ख्याल तक नहीं आया। आह मेरे प्यारे फरहान, तुमने तो साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और अब मैं और तुम्हारे जिगर का टुकड़ा हमाद इस दुनिया में किस तरह अकेले रहने लग गए हैं। और अब मुझे मालूम हुआ है कि एक मर्द के बगैर औरत इस दुनिया में किस तरह तन्हा रह जाती है। तुम्हारे होते हुए मुझे कभी इस बात का अंदाजा नहीं हुआ। मकबूल दुकानदार मुझे बुरी निगाह से देखता है। हालांकि उस बुढ़े के घर में अपने नवासे नवासियां खेल रहे हैं। मैं चाहती हूँ मुझे कभी उसकी दुकान पर ना जाना पड़े, मगर क्या करूँ, घर के हालात के हाथों मजबूर हूँ। इसके अलावा मुझे इतनी देर के लिए इतना उधार देगा भी कौन। घसे जूते और फटा यूनिफॉर्म काफी दिनों के बाद आज लेकर बैठी हूँ। मुझसे हर रोज डायरी नहीं लिखी जाती है, बस उसी दिन लिखती हूँ जिस दिन मैं बहुत ज्यादा गमज़दा हूँ। अब हमाद बाकायदगी के साथ स्कूल जाता है, मगर उसके जूते और यूनिफॉर्म पुराना है। मैंने उसे कह रखा है कि जब बहुत से कपड़े सिलाई के लिए आएंगे तो मैं उसे नए जूते और यूनिफॉर्म दिला दूंगी। वो रोज स्कूल जाने से पहले मुझसे पूछता है कि माँ क्या आज बहुत सारे कपड़े सिलने के लिए आएंगे, तो मैं उसे कह देती हूँ कि क्यों नहीं मेरे चांद। मकबूल दुकानदार वो कहता है कि अम्मा गली की नकर पर जो अंकल मकबूल का दुकान है वो मुझे हर रोज काफी सारी मुफ्त में टाफियां दे देते हैं। मैं सोचता हूँ कि अम्मा ऐसे अच्छे लोग दुनिया में कम क्यों होते हैं। मकबूल दुकानदार जिसके 3 जवान बेटे हैं जो कि दूसरे शहरों में अपनी बीवियों के साथ रहते हैं। आज उसके बेटे का मेरे सामने फोन आया था, मगर उसने ज्यादा बात नहीं की और जल्दी से रख दिया। बस मुझे मुस्कुरा मुस्कुरा कर आंखें फाड़ फाड़ कर घूरता रहा। आज तो उसने हद ही कर दी। मुझसे पूछने लगा कि आपका आगे की जिंदगी के बारे में क्या प्लान है। अब कोई इससे पूछे कि बुढ़े खोसट मेरा जो भी इरादा है तुम्हारा इससे क्या लेना देना है। काश कि मैंने इससे कभी उधार सामान ना लिया होता तो मैं इसे मुंह तोड़ जवाब दे देती, मगर मेरे पास अभी सिलाई का भी काम इतना नहीं आ रहा कि मैं उसके पैसे अदा कर सकूं। शादियों का सीजन आने वाला है, उसमें अच्छा काम मिल जाएगा और रकम जमा होते ही इस मनहूस दुकानदार का कर्ज सबसे पहले अदा करूंगी। हमाद का टूटा जूता कल मैंने तीसरी बार मुरम्मत करवाया है। इस बार मोची को जूते के तलवे बदलने पड़े। इसके लिए उसने एक जूते में एक पतला और दूसरे में एक मोटा तलवा सिलाई करके दे दिया है, मगर इस वजह से उसे जूते पहनकर ऐसे महसूस होता है कि उसकी एक टांग लंबी और दूसरी छोटी हो गई है। रिश्ता करवाने वाली आज उस मकबूल दुकानदार ने एक रिश्ते करवाने वाली को मेरे घर भेजा। वो मुझे आकर कहने लगी कि उसने पैगाम भेजा है कि अगर तुम उससे शादी करती हो तो उसका कहना है कि वो मुझे राशन के सारे पैसे माफ कर देगा और ये कि वो मेरे घर का किराया भी अदा करता रहेगा। उसे लगता है कि मेरा दिल नरम हो जाएगा। हालांकि मैं तो उसे ऐसे देखती हूँ कि उसके सर पर कोई ईंट दे मारूं। मैंने उसे कुछ मोहलत मांगी। अब वही हुआ जिसका डर था। आज फिर उसने उस रिश्ता करवाने वाली के साथ अपना रिश्ता भेज दिया। उस औरत को भी जरा शर्म नहीं आती, कैसे मुंह फाड़ कर ये बात कर देती है। दिल तो मेरा चाह रहा था कि मैं उसे साफ जवाब दे दूं, मगर फिर ख्याल आता है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो वो हमें राशन देना ही बंद कर देगा। मैं तो फिर भी भूखी सो लूंगी, मगर हमाद का क्या होगा, ये कैसे रहेगा। मैंने सोचा कि आज खामोश रहती हूँ जब तक शादियों का सीजन नहीं आ जाता और मेरे पास इतने पैसे जमा नहीं हो जाते कि उसे लौटा दूं। मैंने उस रिश्ता करवाने वाली को कहा है कि मुझे सोचने के लिए मोहलत चाहिए। आज हमाद घर आया तो उसके पास उसका यूनिफॉर्म और जूते थे। हमाद ने मुझे बताया कि कैसे उस अंकल मकबूल ने उसके पुराने जूते और कपड़े देखकर उसे नए जूते और यूनिफॉर्म दिलवाया। उससे कल का इंतजार नहीं हो रहा था कि कब वो उनको पहनकर
اسکول جائے گا۔ میں نے اس کم بخت سے سوچنے کے لیے مہلت کیا مانگی تھی، مگر اسے ایک دن بھی صبر نہیں ہو رہا ہے، تبھی تو اس نے حماد کو نیا یونیفارم اور جوتے دلوا دیے ہیں۔ اس کا خیال ہے کہ اس طرح یہ میرے دل میں جگہ بنا لے گا۔ آج حماد کی خوشی کی انتہا نہ تھی، وہ نئے یونیفارم کو پہن کر کافی خوش تھا۔ مقبول دکاندار اپنے گھٹیا مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ دونوں چیزیں لے کر جا کر اس کے منہ پر مار دوں۔ وہ مجھے کیا سمجھتا ہے؟ میرے ہاتھ ابھی سلامت ہیں، میں اپنی سلائی کڑھائی کے کام سے گھر کا چرخہ چلا سکتی ہوں۔ مگر پھر رستم کا ہنستا مسکراتا چہرہ سامنے آ گیا۔ وہ یہ دونوں چیزیں لے کر بہت ہی خوش تھا۔ وہ کافی دنوں کے بعد اتنا خوش تھا۔ اسے خوش دیکھ کر میں نے یہ دونوں چیزیں رکھ لی۔ ویسے بھی میں ہر روز جھوٹ بول بول کر تھک چکی تھی۔ معلوم نہیں میں نے ٹھیک کیا یا نہیں۔ آج مال کے مکان بھی مجھ سے گھر خالی کروانے آیا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ مقبول وہاں موجود تھا۔ اس نے فوراً 3 ماہ کا کرایہ ادا کر دیا اور بات ختم ہو گئی۔ شاید اسی لیے آج شام رشتہ کروانے والی دوبارہ آئی تھی۔ اس نے آ کے مجھ سے دوبارہ وہی بات کی۔ میں نے اسے کہا مقبول سے کہو کہ تمہارا منہ میٹھا کروا دے، کیونکہ میں نے آج ہاں کر دی ہے، وہ شادی کی تیاری کرے۔ بھلا میں کیا کرتی؟ میں مجبور تھی۔ مال کے مکان گھر کے باہر اتنا شور مچا رہا تھا کہ میں مجبور ہو گئی۔ میں حماد کو لیے کہاں کہاں لے کر پھروں گی؟ ایک اکیلی عورت کا سارا زمانہ دشمن بن چکا ہے۔ اگر مقبول نہ ہوتا تو ہمارے سر پر یہ چھت بھی نہ ہوتی۔ ابھی شادیوں کے سیزن میں بہت وقت ہے، اور حال تو یہ ہے کہ اس بار سلائی کے لیے ایک بھی سوٹ نہیں آیا، اور پھر وہ ہمیں اتنے عرصے سے راشن بھی تو دے رہا تھا۔ آخر حماد کے سر پر بھی کوئی ہاتھ رکھنے والا ہوگا۔ میں اکیلی اس کی خواہشات پوری نہیں کر سکتی۔ آہ میرے فرحان، زندگی بھی کیا کیا رنگ دکھاتی ہے۔ جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا وہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے۔ آج بھی مجھے یہ شخص زہر لگتا ہے، مگر میں کیا کروں؟ میں مجبور ہوں، میں لاچار ہوں۔ اس تنگ دستی میں حماد کا گزارا بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ بیوہ عورت کی یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔